दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी स्थान, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 5। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। धारा इस वक्त अपने घर के सामने खड़ी अपने टूटते हुए घर को देख रही थी। घर बुलडोजर से कुचला जा रहा था। उसके माँ बाबा की मेहनत से बनाए गए घर, जो उसकी इकलौती निशानी थी, आज वो घर भी उससे छीन लिया। उसके माँ बाबा के इकलौते घर को खोता देख धारा की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। भले वो घर टूटा फूटा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ बहुत सी यादें थी जो धारा के लिए बहुत बहुमूल्य थी। धारा ने अपनी पलकें बंद की। पलकें बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुवंश कार में बैठा धारा के रिएक्शन को देखकर उसके दर्द को देख रहा था। धारा का दर्द देखना ध्रुवंश के लिए तकलीफ से भरा था, लेकिन उससे भी बड़ी उसके लिए श्रेष्ठा का दर्द था, जिसे धारा की वजह से श्रेष्ठा को 1 साल तक सहना पड़ा था। ध्रुवंश को बस श्रेष्ठा के दर्द का बदला लेना था, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी। ध्रुवंश धारा को देखते हुए कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। धारा जब आंखें खोलती है तो सामने देखकर दौड़ते हुए आगे चली जाती है। सामने उसके माँ बाबा की तस्वीरें, उसके साथ उसके भाई की भी फोटो थी और बहुत से सामान था जो कुछ लोग पेट्रोल छिड़क कर जलाने वाले थे। धारा आगे आकर उस आदमी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। ध्रुवंश जैसे ही धारा को किसी का पैर पकड़े देखता है, उसकी गुस्से से मुट्ठियां भीज जाती हैं। वो तुरंत उसे कॉल करता है। उधर ध्रुवंश का आदमी ध्रुवंश की सर्द भरी आवाज़ सुनकर तुरंत धारा को खुद से दूर करता है। धारा रोते हुए फोटो को बचाने की कोशिश करते हुए कवर करने लगी। तभी कुछ लड़कियां आकर उसे पकड़ लेती हैं। एक आदमी माचिस जलाकर उन फोटोज़ में आग लगा देता है। आग देखते ही धारा उन सबको धक्का देकर सारे फोटोज़ को बचाने की कोशिश करती है। आग की लपटें बहुत तेजी से ऊपर उठ रही थी। धारा किसी तरह से एक फोटो को बचा लेती है। इस दौरान उसका हाथ काफी हद तक जल जाता है। धारा फोटो को अपने सीने से लगाकर जलती हुई आग को देखने लगती है। अब तो जैसे उसने पूरा होश खो दिया हो। आसपास के लोग धारा की हालत देख बस आपस में बातें कर रहे थे और उसे ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कुछ औरतें धारा को मनहूस बोलकर अपने पूरे परिवार को मार देने का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो कोई अब हो रही चीज़ों को देखकर उसे ये बोल रही थी कि कैसी लड़की है, अपने माँ बाप को तो पहले खा गई, उसके बाद उसका भाई, और अब उसके माँ बाप की बनाए गए घर को भी नहीं छोड़ा इसने। धारा के कान में बस ये सारी बातें चलती जा रही थी, क्योंकि ये बस आज की ही बात नहीं थी। वो ये सारी बातें बहुत पहले से सुनती आ रही थी। उस वक्त भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धारा रोड पर बेसुध सी बैठी हुई जलती हुई आग को बस देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माँ बाप की जलती चिता को देख रही हो। बहुत देर तक आग जलती रही। धारा के आंसू अब तक सूख चुके थे। आग अब राख में तब्दील हो गई और आसपास के लोग भी अपने घर की ओर चले गए, पर धारा उसी हालत में वहां बैठी रही। ध्रुवंश कार से उतरकर चलते हुए धारा के पास पहुंच गया। उसने एक नज़र धारा को देखा, फिर उस राख को। देखने के बाद वो आगे बढ़कर झुका और धारा को गोद में उठा लिया। धारा अब तक अपने होश में नहीं थी। वो एकटक बस सामने की ओर देख रही थी। ध्रुवंश धारा को लेकर अब कार में बैठ गया। उसने धारा को अपनी गोद में ही बिठाए रखा। कुछ देर बाद ध्रुवंश की कार एक बड़े से फार्म हाउस पर रुकी, जो ध्रुवंश का ही था। ध्रुवंश धारा को गोद में लिए कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही वो उसे वॉशरूम में ले गया। बाथटब में पहले से पानी भरा हुआ था और उसमें आइस के टुकड़े दिख रहे थे। ध्रुवंश सीधे ले जाकर धारा को बाथटब में छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही धारा बाथटब में गिरी और उसका सिर बाथटब से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। हाथ जला हुआ होने की वजह से बर्फ के पानी में और भी ज्यादा जलने लगा। धारा नम आंखों से ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश सर्द नजरों से धारा को देख रहा था। धारा के देखते ही ध्रुवंश ने अपने पैर बाथटब के ऊपर रखा और धारा के चेहरे पर झुकते हुए गाने लगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ए हसीनो, ये हमसे अब ना होगा। ऐसा जख्म दिया है। गाना सुनते ही धारा की आंखें भर आईं। उसने अपनी नजरें झुका ली। ध्रुवंश धारा की चिन पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मोहब्बत के जाल में फंसा दिया तो दिया, और बाद में धोखा भी। ऐसा दिया कि मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया।
बोलते ही ध्रुवंश की आंखों में एक नफरत सी दिखने लगी। धारा ध्रुवंश की आंखों में देखे जा रही थी। ध्रुवंश को अचानक क्या हुआ, उसने जोर से धारा के जबड़े को पकड़ लिया। धारा चुपचाप उसे देखती रही। ध्रुवंश उसकी आंखों में देखकर बोला, अब तक तुमने सिर्फ ध्रुवंश सूर्यवंशी का प्यार देखा है, लेकिन अब नफरत देखोगी। बोलते हुए ध्रुवंश कुछ पल धारा की आंखों में देखता रहा, फिर एक झटके से छोड़ दिया। ध्रुवंश अब वहां से जाने लगा तो धारा बिना भाव के ध्रुवंश को जाता हुआ देखती रही। ध्रुवंश बाहर जाकर वॉशरूम को लॉक करके चला गया। धारा उसके जाते ही अपने परिवार की फोटो को उसने अब तक पकड़े थी उसे देखने लगी और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। इधर होटल में रुद्र सोफे पर बैठा हुआ फोन पर कुछ कर रहा था। उसके सामने उसका वही बॉडीगार्ड धीर खड़ा था जो हमेशा उसके साथ रहता। रुद्र फोन को बंद करके धीर से बोला, गो एंड कॉल हर। धीर ये सुनकर मन ही मन बोला, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे वो बॉस की गर्लफ्रेंड हो और बुलाते ही आ जाएगी। अब मैं ऐसे कैसे मैम को बुला कर लाऊं? सोचते हुए धीर की नज़र रुद्र पर गई जो उसे ही घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से धीर हड़बड़ा सा गया। धीर हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी में बोला, लेकिन बॉस, मैम बिना रीज़न के क्यों आएंगी? मतलब अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि। धीर के इतना बोलते ही कांच टूटने की आवाज़ आई। धीर जो बोल ही रहा था वो रुद्र को देख हड़बड़ाहट में बॉस कहते हुए आगे बढ़ने को होता है। उससे पहले ही रुद्र उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेता है। रुद्र धीर को देखते हुए बोला, रीज़न चाहिए ना? इतना बोलते ही वो अपने सामने पड़ी वाइन की बोतल को अपने सिर पर मारता है। ये दूसरी बोतल थी जिसे रुद्र ने अपने सिर पर फोड़ा था। दोनों बोतल मारने से रुद्र के सिर से खून बहते हुए चेहरे पर बहने लगा। धीर ये देखकर घबरा सा गया। धीर को अब तक खड़ा देखकर रुद्र अपना सिर टेढ़ा किए उसे देखने लगा। रुद्र के ऐसे देखने से धीर घबराकर कदम पीछे करते हुए भागता हुआ चला गया। उसी होटल रूम के एक कमरे में आव्या, सौरभ और आदित्य रुके थे। रात भर ना सोने की वजह से सभी इस वक्त सो रहे थे। आदित्य को दवाई देकर सुला दिया गया था। इस वक्त शाम के 6 बजे थे। कमरे का बेल बजा तो कोई ना उठा। दूसरा, तीसरा और चौथा बेल बजते ही आव्या की नींद टूट गई। वो नींद भरी आंखों से कसमसाते हुए बेड से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा शायद होटल का स्टाफ होगा। उसने अब तक आंखें पूरी खोली ही नहीं थी। तभी धीर जो बाहर खड़ा था सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस मैम, आप यहाँ? आवाज़ सुनकर आव्या अपनी आंखों को हाथ से मलती, फिर आंखें खोलकर देखती। धीर को देखते ही आव्या की आंखें छोटी हो गई। वो उसे छोटी आंखें करके घूरने लगी। आव्या के ऐसे घूरने से धीर मन ही मन बोला, पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कोई पाप किए होंगे, इसीलिए ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है। आव्या शक करते हुए बोली, सच में कोइंसिडेंस है या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? धीर ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। हालांकि आव्या को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आव्या अपने दोनों हाथ बांधे बोली, क्या चाहिए? धीर ने बहुत सोच समझकर अपने जवाब को देने के लिए कुछ पल रुका, फिर बोला, मैम, वो बॉस कुछ ढूंढ रहे थे तो 2 बॉटल उनके ऊपर रखी हुई थी। वो सीधे बॉस के सिर पर जा गिरी। डॉक्टर के बारे में पूछा तो होटल वालों ने ये कमरा दिखा दिया। आव्या सोचते हुए बोली, लेकिन होटल वालों को कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ? ये सुनते ही धीर की हवा टाइट हो गई। उसने इतना सोच समझकर ये बहाना बनाया था और ऊपर से ये एक सवाल उठ गया। आव्या फिर एक बार धीर को शक की निगाहों से देखने लगी। आव्या कोई दूसरा सवाल करती उससे पहले ही धीर बहुत ज़्यादा घबराया, रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज़ मैम, बॉस के सिर से बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। आव्या ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया और धीर को चलने का इशारा करके उसके पीछे जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही आव्या की नज़र सोफे पर बैठे रुद्र पर पड़ी, जिसके चेहरे पर खून भर चुका था और वो आंखें बंद करके सोफे पर लीन होकर बैठा था। आव्या खून को देखकर जल्दी से आगे बढ़कर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और धीर को देखते हुए बोली, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। धीर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। आव्या कॉटन निकालकर रुद्र के चेहरे से खून पोंछते हुए बोली, इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखे हैं लेकिन इसके बाद भी ये हाल है, कभी सीने पर चाकू तो कभी सिर पर बॉटल। बोलते हुए आव्या बहुत ध्यान से रुद्र के चेहरे को पोंछने लगी। आव्या की छुअन को महसूस करते ही रुद्र अपनी आंखें खोल आव्या को देखने लगा, जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। आव्या एक घुटना सोफे पर टिकाए खड़ी होकर रुद्र के ऊपर झुकी हुई थी। आव्या ने इस वक्त प्लाजो के साथ एक पिंक कलर की कुर्ती पहनी थी। रुद्र जुनूनियत से भरी नज़रों से एकटक आव्या के चेहरे को देख रहा था। आव्या सिर पर खून को साफ करके चोटों पर डिटॉल लगाकर पट्टी करने लगी। पट्टी करने के बाद आव्या उठी और जाने लगी। उसे जाते देख रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो गया।
रुद्र ने बॉटल की गिरी कांच उठाई और अपने हाथ को काट लिया। धीर ये देखकर जाती हुई आव्या को देखकर जल्दी से बोला, मैम, बॉस के हाथ में भी चोट लगी है। आव्या के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। वो रुककर पीछे मुड़ी और रुद्र को देखा। रुद्र के हाथ से टप टप खून गिरते हुए कांच की टेबल पर गिर रहा था। आव्या फिर से रुद्र के पास गई और बैठकर फिर से अपना काम करने लगी। आव्या का पूरा ध्यान उसके घाव को देखने में था। रुद्र आव्या की गर्दन को सूंघने लगा, जिसका पता आव्या को बिल्कुल नहीं था। आव्या की खुशबू में रुद्र मदहोश होने लगा। आव्या पट्टी करके रुद्र को देखी, जो उसके चेहरे के बहुत करीब था। आव्या रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र भी आव्या की आंखों में देखने लगा। कुछ पल तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। फिर आव्या रुद्र से दूर हो गई। आव्या धीर को देखते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी रुद्र बोला, आई एम नॉट अ डीफ, सो तुम मुझसे बोलो, बिकॉज आई एम योर पेशेंट, नॉट ही। रुद्र की बात सुन आव्या की नज़र खुद ब खुद उस पर चली गई। आव्या फेक स्माइल करते हुए बोली, ओह रियली, मुझे तो लगा था कि तुम बहरे के साथ साथ गूंगे भी हो। आव्या ने बोला ही था कि धीर की हंसी कंट्रोल करने की आवाज़ आई। रुद्र उसे घूरने लगा तो धीर ने सिर झुका लिया। आव्या रुद्र को देखते हुए बोली, अगर पेन हुआ तो दवाई ले लेना, और हाँ, मेरे जाने के बाद अपने इस बॉडीगार्ड को पेन मत देना। रुद्र का चेहरा एकदम से डार्क होने लगा। वो सिर टेढ़ा करके आव्या को देखते हुए बोला, नॉट अगेन, तुम मुझे दूसरी बार ऑर्डर दे रही हो। अगली बार ये गलती मत करना, अदरवाइज आई विल किल यू। आव्या अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, यू किल मी। बोलते ही आव्या रुद्र को देखने लगी, जो अब आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, या यूं कहें कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। इस औरे से धीर के भी डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आव्या अपने हाथ को नीचे करके बोली, ओके देन गुड बाय। बोलते ही आव्या वहां से जाने लगी। आव्या चलते चलते धीर के पास रुकी, एक नज़र पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है और फिर धीर को देखते हुए बोली, आइंदा से मुझे मत बुलाना अपने इस पागल बॉस के लिए। धीर डर से रुद्र को देखने लगा, जो एकदम शांति से आव्या के गुस्से को देख रहा था। आव्या बाहर निकल दरवाजे को जोर से बंद करके चली गई। आव्या खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को समझता क्या है, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, बंदर की पूंछ, मुझे मारने की धमकी देता है। अगली बार दिखाना तो सीधे मैं उसका पत्थर से सिर फोड़ दूंगी। ऐसे ही आव्या बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र सौरभ पर गई, जो कॉफ़ी बना रहा था। आव्या उबासी लेते हुए बोली, चाचू मेरे लिए भी एक कप कॉफ़ी। बोलते ही आव्या सोफे पर पेट के बल लेटकर आंखें बंद कर ली। सौरभ एक और कप निकाले सवाल किया, कहाँ गई थी प्रिंसेस? आव्या आंखें बंद करके ही नींद भरी आवाज़ में बोली, एक पागल को दौरा पड़ गया था तो उसे ही देखने गई थी। बोलते ही आव्या फिर एक बार उबासी लेती है। सौरभ को आव्या के बोलने का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया, तो वो पूछने ही वाला होता है कि डोर बेल बजी। सौरभ डोर को देखते हुए बोला, प्रिंसेस देखो तो कौन है। आव्या नींद में सुबकते हुए उठकर बोली, कोई शांति से सोने भी नहीं देता। आव्या आंखें मलते हुए आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही आव्या सामने देखती है, जहाँ अव्यान रोनी के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अव्यान तो आव्या को देखते ही उसे एकटक देखने लगा। वहीं आव्या अव्यान को पहचानने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे अव्यान का चेहरा देखकर थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि वो कौन है। इस वजह से उसका दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा, ये पहचानने की कोशिश करते हुए कि उसके सामने जो खड़ा है वो उसका जुड़वा भाई है, जिसके साथ वो पूरे 9 महीने तक एक ही कोख में रही थी। लेकिन हालातों की वजह से उसने इन चीज़ों को नकारते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए अव्यान से सवाल किया, हाँ बोलिए, कौन चाहिए? आव्या का सवाल सुनकर रोनी, जो अब तक आव्या को देख रहा था, वो अब अव्यान को देखने लगा। अव्यान एकदम नॉर्मल था। उसे भी ये पहले से पता था कि आव्या ऐसा ही कुछ कहेगी। अव्यान ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और आव्या के सामने कर दिया। आव्या ने जैसे ही अव्यान के हाथों में वो देखा, उसकी आंखों में आंसू ठहर ना सके। आव्या उसके हाथ से उसे लेकर पलटकर देखने लगी। उसके आंसू अब लगातार उसके गालों से बहने लगे। आव्या सिर उठाकर अव्यान को देखी, जो अब भी आव्या को बहुत शिद्दत से देख रहा था। आव्या के सामने आज वही 18 साल पहले से लेकर आज तक के सारे मंजर दिखने लगे। आव्या अब खुद को बिल्कुल भी ना संभाल सकी और सीधे अव्यान से लिपटकर रोने लगी। आव्या के दोनों पैर अव्यान की कमर पर लिपटे थे और उसके दोनों हाथ गर्दन पर लिपटे हुए थे। वहीं अव्यान ने भी तुरंत आव्या को पकड़ लिया और एकदम कसकर गले लगा लिया। अव्यान अब भी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके अंदर पता नहीं कितने ही इमोशंस उभर कर आ रहे थे। दूरी इतने ज़्यादा सालों की थी कि आव्या की अब खुद को काबू करने की हिम्मत ही ना रही।
हमेशा वो टूटा हुआ होने के बावजूद खुद को संभालती, लेकिन आज वो अव्यान को देखकर अपने बिखरे हुए जज्बात, इतने सालों की तड़प, दर्द, सब कुछ बाहर निकाल रही थी। आव्या का ना आंसू थमे और ना ही रोना रुका, बस वो रोते जा रही थी, जैसे वो आंसू को थमने ही नहीं देना चाहती थी। आव्या के इतनी देर तक अंदर न आने से सौरभ उसकी ओर आते हुए बोला, कौन है प्रिंसेस? इतना बोलते ही उसकी नज़र आव्या और अव्यान पर पड़ी तो वो एकदम से वहीं रुक गया। अव्यान सौरभ की आवाज़ सुन अपनी आंखें खोली, जो अब तक उसने आंखें बंद करके रखी थी। अव्यान आव्या के आंसुओं को पोंछने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आव्या अब अव्यान को देखकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ रोते हुए बोली, आप ठीक है भाई? अब तक कहाँ थे? मुझे लगा उस जलती आग में मैंने सबको खो दिया। डैडा, डैडा तो। बोलते ही आव्या खांसने लगी। रोते हुए उसका बुरा हाल हो चुका था। आव्या खांसना रुकते ही फिर से बोलने की कोशिश करने लगी कि तभी अव्यान ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आव्या अपनी आंसू भरी आंखों से अव्यान को देखने लगी। अव्यान आव्या के माथे को चूम लेता है तो आव्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और थमे हुए आंसू फिर एक बार गालों से बहने लगे। आव्या के पैर अब तक अव्यान की कमर पर लिपटे थे। अव्यान आव्या को वैसे ही अंदर ले जाने लगा। रोनी भी अंदर जाता है और बॉडीगार्ड वहीं दरवाजे पर रुक जाते हैं। रोनी दरवाज़ा बंद कर देता है। अव्यान आव्या को साथ में लेकर ही सोफे पर बैठ जाता है और पानी का ग्लास उठाकर पानी उसे देते हुए बिना भाव के कहा, पानी पी लो रैबिट। आव्या सिसकते हुए थोड़ा पानी पीकर फिर से अव्यान के सीने से लग जाती है। अव्यान पानी को टेबल पर रखते हुए बोला, बैठ जाइए चाचू। सौरभ, जो अब तक दोनों को देखकर अपने जज्बातों को काबू कर रहा था, वो अव्यान की आवाज़ सुनते ही सोफे पर बैठ गया। आव्या सिसकते हुए धीरे से बोली, डैडा पागल हो गए हैं वो मम्मा को। बोलते ही आव्या फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आव्या को अब आदित्य की सारी हरकतें याद आ रही थी जो उसे टूटने पर मजबूर कर रही थी। अव्यान आव्या को अपने सीने में छुपाए उसके बालों को सहलाने लगा। आव्या ने कसकर अव्यान की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया और बस रोती रह गई। सौरभ ने आज पहली बार इस तरह से आव्या को टूटते हुए देखा, जो इन सालों में उसने कभी नहीं देखा था। करीब 1 घंटा बीत गया। आव्या का रोना तो बंद हुआ, लेकिन अब भी उसकी सिसकियां बंद नहीं हुई। अव्यान भी चुपचाप आव्या के चुप होने का इंतजार कर रहा था। अब तक सब कुछ शांत ही था। तभी जोर से आदित्य के चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही आव्या हड़बड़ा गई। वो तुरंत अव्यान की गोद से उठकर भागते हुए कमरे की ओर चली गई। सौरभ और रोनी भी उसके पीछे गए। आव्या अंदर जाकर देखी तो आदित्य कमरे के चारों ओर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने कमरे की बहुत बुरी हालत कर दी थी। कपड़े बिखरे, सामान बिखरा पड़ा था, तकिया फटा हुआ था, सारा सामान हर जगह बिखरा था। आदित्य ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र काव्या की तस्वीर पर जाती है, जिसे आव्या ने स्लैब पर रख दिया था। आदित्य वाइफी बुलाते हुए जल्दी से भागकर जाता है और काव्या की तस्वीर को लेता है। आदित्य काव्या की तस्वीर को लेकर बेड पर आता है और उसे देखकर कहता है, वाइफी, मेरी वाइफी। अव्यान धीरे कदमों से आकर रुकता है और दरवाजे से ही आदित्य को देखता है। आदित्य की हरकतों को देखकर अव्यान के कान में एक आवाज़ गूंजने लगती है, वाइफी, अगर तुम नहीं रही तो मैं खुद को मार दूंगा, और अगर नहीं मर सका तो तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। अव्यान ये सब याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। अब तक आव्या आदित्य के पास जा चुकी थी। आव्या को देखते ही आदित्य उसे हाथ को पकड़कर बोला, वाइफी, मुझे वाइफी के पास जाना है, मेरी वाइफी के पास जाना है। अव्यान आदित्य के पास पहुंचा। अव्यान आदित्य को बहुत गौर से देखता है, फिर उसके हाथ को बढ़ाकर बोला, पापा चलिए, मम्मा आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये सुनकर सौरभ और आव्या दोनों एक साथ अव्यान को देखते हैं। वहीं आदित्य अब अव्यान को देखने लगा। कुछ पल तो उसने अव्यान के चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ को। अव्यान आदित्य को देखकर फिर से बोला, मम्मा इंतज़ार कर रही हैं, आपकी वाइफी इंतज़ार कर रही है, चलिए। ये सुनकर आदित्य के मुंह से धीरे से आवाज़ आई, वाइफी। बोलते ही उसने अपने हाथ अव्यान के हाथ पर रख दिए। सक्सेना हाउस। रात के 9 बजे थे। डोरबेल की आवाज़ से श्रेष्ठा और सहस्त्रा, जो सोफे पर बैठी थी, दोनों की नज़र उस ओर चली गई। सहस्त्रा उठने वाली होती है, पर श्रेष्ठा उसे रोककर खुद उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। दर्श और विक्रम सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। श्रेष्ठा दरवाजे को खोलकर, कहाँ रह जाते हो अंश? बोलते ही उसने सिर उठाकर सामने देखा। सामने देखते ही श्रेष्ठा की आंखें हल्की नम हो गईं। श्रेष्ठा को देखते ही आव्या तुरंत श्रेष्ठा के गले लगकर रोने लगी। श्रेष्ठा आव्या की पीठ पर हाथ रख लेती है। श्रेष्ठा की नज़र अब आदित्य पर गई, जिसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। दर्श और विक्रम का भी ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। विक्रम दरवाजे की तरफ देख थोड़ा हैरान हो जाता है।
आज सुबह ही तो उसने आव्या, आदित्य और सौरभ को देखा था और अव्यान ने आज ही उन्हें ढूंढ लिया। ये सोचते ही विक्रम थोड़ा परेशान सा हो जाता है। सहस्त्रा सबको देखकर उसमें से बस आदित्य को ही पहचान पाई। उसके अलावा उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो सब कौन है, क्योंकि उसे अब तक इस घर के सभी सदस्यों के बारे में पता नहीं था। वहीं आदित्य की बेचैनी को देखकर अव्यान बिना किसी पर ध्यान दिए आदित्य को लेकर आगे बढ़ गया। उसे देखकर आव्या भी श्रेष्ठा से अलग होकर अपने आंसू पोंछकर अव्यान के पीछे जाने लगी, क्योंकि उसे भी अपनी मम्मा को देखना था। सहस्त्रा बस खड़ी सबको जाता हुआ देखती रही। काव्या के रूम के पास पहुंचते ही अव्यान ने आदित्य का हाथ छोड़ दिया। सौरभ, आव्या, दर्श, श्रेष्ठा और विक्रम भी वहां पहुंच गए। अव्यान ने जैसे ही आदित्य का हाथ छोड़ा, आदित्य पूरे कमरे को देखने लगा। आदित्य और काव्या का दिल एक दूसरे को करीब महसूस करते हुए बहुत तेजी से धड़कने लगा। आदित्य की नज़र पूरे कमरे से होकर बेड पर बेसुध सी लेटी काव्या पर पड़ी, बिल्कुल मृत शरीर जैसी पड़ी काव्या को देख आदित्य अपने कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ाने लगा। वो बस एकटक काव्या को देख रहा था। 18 साल की तलब जैसे आज उसके पागलपन को खत्म करने वाली थी। आदित्य काव्या के पैरों के पास पहुंचा। वो अपने हाथ धीरे से बढ़ाए काव्या के पैरों को छू लिया। उसके पैर छूते ही काव्या के हाथों की एक उंगली हिली। आदित्य काव्या के पैरों से उसके शरीर को छूते हुए उसके चेहरे के पास पहुंच गया। काव्या के मुरझाए चेहरे को आदित्य एकटक देखने लगा। उसके सूखे होंठ, उसकी बंद आंखों को देखकर आदित्य के आंसू बहकर काव्या के गालों पर जा गिरे। इतने सालों बाद काव्या को देखकर आदित्य का संभलना नामुमकिन था। आदित्य के हर छुअन, हर एहसास को महसूस कर काव्या के आंसू बंद आंखों से ही बहने लगे। सबको पता था कि काव्या को ठीक करने के लिए बस आदित्य की एक छुअन काफ़ी थी, और आदित्य को ठीक करने के लिए बस काव्या का चेहरा काफ़ी था। आदित्य के आंसू फिर एक बार काव्या के गाल पर जा गिरे। ये सब देखकर दरवाजे पर खड़े सभी इमोशनल हो गए, पर अव्यान बिना भाव के बस काव्या को देख रहा था। वहीं विक्रम अपने कदम पीछे करते हुए वहां से दूर होकर चला गया। आदित्य काव्या के चेहरे को काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे लेटे हुए ही गले लगकर रोने लगता है। ये देखकर अव्यान तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद करके तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। आदित्य के रोने की आवाज़ अब तक बाहर सुनाई दे रही थी। ये पहली बार था जब आदित्य रो रहा था, जिसे सुन आव्या फिर एक बार रो पड़ी। श्रेष्ठा आव्या को गले लगा लेती है और सौरभ को नीचे चलकर बैठने के लिए कहती है। सौरभ एक नज़र दरवाजे को देखता है, फिर आव्या को नीचे लेकर चला जाता है। आव्या को संभालते हुए श्रेष्ठा उसे हॉल में लेकर जाती है और सोफे पर बैठाकर सहस्त्रा को देखते हुए बोली, सहस्त्रा, जाकर सर्वेंट से कहो कि सबके लिए पानी लाएं और तुम अयान को पानी देने जाना। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए किचन की ओर चली गई। सर्वेंट सभी को पानी देने लगे। श्रेष्ठा अपने हाथों से आव्या को पानी पिलाती है। आव्या पानी पीकर रोंधू आवाज़ में बोली, मॉम, अंश कहाँ है? श्रेष्ठा आव्या के गाल पर बहते आंसुओं को अपने दुपट्टे से अच्छे से साफ करके बोली, पहले अपने ये आंसू बहाने बंद करो। उसने देख लिया तो आफत आ जाएगी। तुम्हें पता है ना, उसे अपनी ट्यूलिप की आंखों में आंसू नहीं पसंद। इन 18 सालों में भी उसने ना ही तुम्हें भूला और ना ही तुम भूल पाई। आव्या रूखी आवाज़ में बोली, अंश को मैं कभी भूल भी नहीं सकती। ये सुनकर श्रेष्ठा आव्या को देखने लगी। उधर दर्श जो दूसरी तरफ बैठा था वो सौरभ के बगल में आकर बैठ गया। सौरभ ने एक नज़र तक दर्श को नहीं देखा। दर्श दूसरी तरफ देखते हुए बोला, इतनी भी क्या नाराज़गी कि जानकर भी अनजान बन रहे हो? बोलते ही वो सौरभ को देखने लगा। सौरभ दूसरी तरफ देखते हुए बोला, जब छोड़ते समय मैं याद नहीं रहा तो अब जानने का क्या मतलब? दर्श सौरभ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सॉरी यार, डैड ने अचानक मुझे पटना से अमेरिका भेज दिया, बताने का वक्त ही नहीं मिला। अब 7 साल का बच्चा क्या ही करता, लेकिन कुछ साल बाद मैंने खोजने की कोशिश की, पर तब तक तो तुम भी कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अब माफ़ भी कर दे, बचपन की बात थी, अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ दिनों में मर जाएंगे। दर्श की बात सुनकर सौरभ घूरकर दर्श को देखने लगा। दर्श ने एक कान पकड़कर मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी। सौरभ उसे देखकर मुस्कुराते हुए गले लग गया। वहीं सहस्त्रा पानी देने के लिए अव्यान के कमरे में आई। अव्यान कमरे में ना दिखने की वजह से सहस्त्रा सब तरफ देखकर बैल्कनी की ओर चली गई। बैल्कनी में खड़ा अव्यान रेलिंग को पकड़े हुए था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी। इसके बावजूद उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखता। सहस्त्रा पानी तो ले आई, लेकिन उसने अव्यान को कैसे दे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो हिचकिचा रही थी। उसी हिचकिचाहट में वो बहुत धीरे से बोली, सुनिए। इतना बोलते ही सहस्त्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर कहें या नर्वसनेस, उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था।
अव्यान कुछ पल तो यूं ही खड़ा रहा, फिर कुछ वक्त बाद पीछे मुड़ा। अव्यान के मुड़ते ही सहस्त्रा ने तुरंत नजरें झुका लीं और बोली, जी वो पानी। बोलते ही उसने ट्रे आगे कर दी। अव्यान ने एक नज़र पानी को देखे बिना सहस्त्रा से दूरी बनाकर वहां से चला गया। सहस्त्रा जाने की आवाज़ को सुनकर सिर घुमाए अव्यान को देखी, फिर पानी के ग्लास को देखने लगी। सहस्त्रा को अव्यान के ऐसे बिहेवियर से बुरा लगा। हालांकि ये बात ध्रुवंश ने पहले ही उसे बता दी थी, पर फिर भी सहस्त्रा को अव्यान का ऐसा बिहेवियर दिल में छुपता हुआ प्रतीत हुआ। सहस्त्रा कुछ पल वहीं रुकी, फिर वापस से कमरे से निकलकर हॉल में जा पहुंची। आव्या सहस्त्रा को देखकर उसके बारे में पूछने वाली होती है, पर तभी जीप रुकने की आवाज़ से श्रेष्ठा बाहर की ओर देखते हुए बोली, अंश आ गया। श्रेष्ठा का बस इतना ही बोलना था कि आव्या सोफे से उठी और सीधे दौड़कर बाहर चली गई। ध्रुवंश जीप के सामने खड़ा होकर फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है, तभी आव्या झटके से उससे लिपट जाती है। ध्रुवंश इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो सीधे पीठ के बल गिरता है। उसके साथ आव्या भी इसके ऊपर गिर जाती है, फिर भी वो बहुत टाइटली ध्रुवंश को पकड़े रहती है। लंबी लंबी घास होने की वजह से ध्रुवंश को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। अचानक इस इंसिडेंट से ध्रुवंश को समझ नहीं पाता। आव्या अपना रोना कंट्रोल करती है, पर फिर भी उसकी एक सिसकी निकल जाती है। ध्रुवंश को पल भर में अपने ऊपर होने वाली लड़की का परिचय मिल जाता है। जितना अव्यान और आव्या नहीं जुड़े थे, उससे ज़्यादा ध्रुवंश और आव्या जुड़े थे। हर सुख हर दुख में ध्रुवंश और आव्या हमेशा साथ रहा करते थे। ध्रुवंश आव्या की छुअन से ही जम सा गया, क्योंकि अब तक वो बस यही समझता रहा कि आव्या मर चुकी है। लेकिन इतने सालों बाद आव्या की छुअन को महसूस कर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। आव्या को महसूस करते हुए वो धीरे से बोला, ट्यूलिप। इतना बोलते ही ना चाहते हुए भी ध्रुवंश की आंखें नम हो गईं। उसके लेटे हुए ही आव्या को कसकर जकड़ लिया। आव्या की भी सिसकी सुनाई देने लगी। वो रोंदू आवाज़ में बोली, आई हेट यू अंश। ये सुनते ही ध्रुवंश की आंखें भर आईं। इतने साल बाद उसने ये शब्द सुना था, जो दोनों अपने प्यार को नफरत की तरह बोलते हुए दिखाते थे। लेकिन इस शब्द से उनके बीच कितना प्यार छुपा था, ये उनके सिवाय कोई नहीं बता सकता। ध्रुवंश ने एकदम से आव्या को पलट दिया और आव्या के चेहरे को देखने लगा। आव्या ने भी आंखें खोली और ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश अब झुककर आव्या के माथे पर किस किया, फिर उसके दोनों गालों पर। इस दौरान ध्रुवंश का एक आंसू आव्या के चेहरे पर गिरा। आव्या को भी रोना आया, पर तभी ध्रुवंश ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो ट्यूलिप, प्लीज डोंट। आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। आव्या रोनी सूरत बनाकर ना में सिर हिलाते हुए बोली, मैं नहीं रो रही अंश। ध्रुवंश ये सुनकर फिर एक बार आव्या के माथे पर किस करता है, फिर उसके चेहरे को पोंछकर उठकर बैठ जाता है। आव्या भी उठती है और तुरंत ध्रुवंश की पीठ पर लद जाती है। ध्रुवंश उठकर आव्या के दोनों पैर पकड़ लेता है। आव्या अपना चेहरा एक साइड करके ध्रुवंश की गर्दन के पास रख लेती है। ध्रुवंश अब चलते हुए हॉल में पहुंच जाता है। दोनों को ऐसे देखकर श्रेष्ठा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी छलकती आंसुओं को छिपा लिया। वहीं सहस्त्रा इस परिवार की इतनी अच्छी बॉन्डिंग को देखकर सुकून से भर गई, क्योंकि ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे वो माँ बाप और बच्चों का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो या भाई बहन का। सुबह की हल्की हल्की रोशनी से सहस्त्रा की आंखें खुल सी गईं। उसने आंखें खोली तो पाया कि वो सोफे पर थी। सहस्त्रा अव्यान का इंतजार करते हुए रात को सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई, जिसका उसे बिल्कुल भनक ही नहीं थी। सहस्त्रा रात की बात सोचकर कमरे में चारों ओर देखती है। उसे खाली कमरे के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। सहस्त्रा सोफे से उठकर अब वॉशरूम चली गई। उसके जाने के कुछ वक्त बाद ही अव्यान आया और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने दूसरे रूम में शावर ले ली थी, बस उसे अब चेंज करना था, क्योंकि उसके कपड़े यहीं पर थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सहस्त्रा साड़ी से खुद को लपेटे बाहर आई। वो साड़ी को संभालते हुए खुद से बोली, क्या करती हूँ मैं भी, टॉवल लेना भूल गई। घर में मम्मा की आदत की वजह से ये हालत हो गई, इसीलिए कहती थी पहले ही सुधर जा, लेकिन नहीं, मुझे तो सुनना ही नहीं था। थैंक गॉड कि साड़ी थी, वरना पता नहीं बाहर कैसे आती, किसे बुलाती। सहस्त्रा ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए बैग से कपड़े लेती है, क्योंकि अब तक उसने अपने कपड़े कबर्ड में नहीं रखे थे। सहस्त्रा कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ जाती है। वो हड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम के पास पहुंची ही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अव्यान बाहर निकला। अव्यान को देखते ही सहस्त्रा के पैर जम गए। दोनों पास खड़े थे, पर इतने करीब नहीं। सहस्त्रा के भीगे बालों से पानी बहे जा रहा था और अभी शावर लेने की वजह से उसका चेहरा एकदम खिला खिला दिख रहा था। सहस्त्रा की नज़र अव्यान पर थी, तो वहीं अव्यान भी सहस्त्रा को देख रहा था। कुछ ही पलों में अव्यान साइड से होकर जाने लगा। सहस्त्रा भी जल्दी से आगे बढ़ने को होती है, तभी उसका पैर साड़ी में फंसा। वो गिरने को हुई कि तुरंत अव्यान ने सहस्त्रा के पेट से उसे पकड़ लिया। सहस्त्रा हल्का आगे झुक गई, तो वहीं अव्यान बिल्कुल स्ट्रेट बिना भाव के खड़ा रहा।
अव्यान और सहस्त्रा एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े थे। दोनों एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहे थे। सहस्त्रा को जब ये महसूस हुआ कि अव्यान ने उसे पकड़ा हुआ है, उसकी धड़कनें अचानक ही बढ़ जाती हैं। सहस्त्रा अपनी धड़कनों को संभाले सीधी होकर खड़ी हो जाती है। उसके खड़े होते ही अव्यान अपना हाथ हटाता है और वहाँ से चला जाता है। सहस्त्रा उसे एक नज़र जाता हुआ देखती है, फिर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। इधर आव्या बेड पर आराम से सो रही थी। दरवाज़ा खुला और ध्रुवंश अंदर आया। आकर वो सीधे खिड़की से पर्दों को हटाया, जिससे पर्दे जो रोशनी को रोक रही थी वो रोशनी सीधे आव्या के चेहरे पर पड़ी। आव्या कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट बदलकर सो गई। ध्रुवंश आगे बढ़कर बुलाने लगा, ट्यूलिप गेट अप। ध्रुवंश कुछ वक्त तक बुलाता रहा, तभी आव्या नींद भरी आवाज़ में बोली, डोंट डिस्टर्ब मी अंश। बोलते ही वो फिर एक बार सो गई। आव्या को ध्रुवंश कुछ पल देखता रहा, फिर गोद में उठाकर सीधे वॉशरूम में ले जाकर पानी से भरे बाथटब में डाल दिया। पानी में जैसे ही उसका चेहरा भीगता, आव्या हड़बड़ाहट में उठ जाती है। ध्रुवंश उसे ऐसे देखकर हंसने लगा। आव्या उसे बुरी तरह से घूरने लगी। ध्रुवंश बाथरूम से जाते हुए बोला, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मॉम बुला रही है। आव्या उसे जाता हुआ देखकर फिर मुंह बनाकर बाथटब से उठ जाती है। आव्या पूरी तरह से रेडी होकर अपने कदम काव्या के कमरे की ओर ले जाती है। आव्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखती है तो आदित्य ने काव्या को पूरी तरह से अपने सीने में छुपा लिया था। आदित्य आज बहुत सुकून की नींद में सो रहा था। आव्या दोनों के पास गई और दोनों के लेटे हुए गले लग गई। कुछ पल बाद वो आदित्य के माथे पर किस करके बाहर कमरे में निकल गई। हॉल में पहुंचते ही आव्या सोफे पर बैठ गई, क्योंकि ध्रुवंश ने सबको सोफे पर बैठने के लिए कहा। आव्या की नज़र फिर एक बार सहस्त्रा पर जा रुकी। ध्रुवंश ने सहस्त्रा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सहस्त्रा कुछ पल उसके हाथ को देख थाम लेती है। ध्रुवंश सबकी ओर देखते हुए बोला, ये है मेरी वाइफ सहस्त्रा। जैसे ही सहस्त्रा ने ये सुना, हैरानी से ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश फिर से बोला, दुनिया की नज़र में ये मेरी वाइफ है और घर में मेरी भाभी मिसेस सहस्त्रा अव्यान सिंघानिया। ये सुनते ही आव्या जो सोफे पर बैठी थी वो बिल्कुल हैरान होकर बोली, बट भाई ने शादी कर ली। सहस्त्रा ने तुरंत नज़रें झुका ली। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ, ब्रो की शादी 2 दिन पहले ही हुई है। ध्रुवंश सारी बात सौरभ और आव्या को बताने लगा। जैसे ही आव्या ये सब कुछ सुनती है, तुरंत आगे आकर ध्रुवंश की शर्ट को खोलते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है और तुम मुझे अब बता रहे हो। शर्ट के बटन खोलकर देखती है तो ध्रुवंश के सीने पर बैंडेज लगा होता है। श्रेष्ठा दोनों को देखते हुए मन में बोली, इतनी सारी बातों में बस तुम्हें ये सुनाई दिया कि अंश को गोली लगी। तुम्हारे होते हुए अंश को सगी बहन की ज़रूरत ही नहीं हो सकती प्रिंसेस। बस मुझे अपने अंश के लिए जीवन साथी भी ऐसी चाहिए जिसकी लाइफ में अंश पहले इम्पोर्टेंट हो, खुद से पहले वो अंश के बारे में सोचे। सोचते हुए श्रेष्ठा आगे देखती है। आव्या अब ध्रुवंश को डांट रही थी। कुछ पल वो बिना रुके डांटती रही। सौरभ आव्या को देखते हुए बोला, सांस ले लो प्रिंसेस। आव्या ये सुनकर रुककर गहरी सांस लेती है। श्रेष्ठा उसे पानी पीने का इशारा करती है। आव्या पानी लेकर पीने लगी। सब शांत हुए तो ध्रुवंश सौरभ को दिखाते हुए सहस्त्रा से बोला, भाभी ये हमारे चाचू हैं। रिश्ते में तो फूफा लगते हैं, लेकिन हम इन्हें चाचू बुलाते हैं। ये सुनकर सहस्त्रा आगे बढ़कर सौरभ के पैर छू लेती है। सौरभ सहस्त्रा के सिर पर हाथ रखकर बोला, हमेशा खुश रहो। सहस्त्रा सौरभ को देखकर अब उठ जाती है। ध्रुवंश अब आव्या की ओर इशारे करते हुए बोला, भाभी ये ब्रो की ट्विन सिस्टर है आव्या। आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देख दूसरी तरफ मुँह करके बोली, अंश तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैंने बचपन में ही किसी और को भाभी मान लिया है। मैं किसी और को भाभी नहीं बोलने वाली। वैसे भी ये शादी का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें ना ही भाई की हाथ थी और ना ही। बोलते हुए आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देखती है जो आव्या को ही देख रही थी। आव्या सहस्त्रा से फिर एक बार मुंह फेर कर बोली, मैं इस शादी को हरगिज़ नहीं मानूंगी। ये मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। इनफैक्ट मम्मा भी ठीक हुई तो वो भी इसे बहू कभी नहीं स्वीकारेगी। और अंश तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई मम्मा की बात कभी नहीं टालते। इसीलिए इसे अभी से बोल दो कि भाई को डिवोर्स दे दे। आव्या की कड़वी बातों को सुन सहस्त्रा की आंखें नम सी हो गईं। वहीं डिवोर्स सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। सहस्त्रा के आंसू ना चाहते हुए भी एक बूंद नीचे गिर गए। वो जल्दी से भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए आव्या को देखकर बोला, ट्यूलिप ये क्या किया तुमने? आव्या सीरियस होकर बोली, मेरी भाभी सिर्फ प्रण्या बनेगी, उसके सिवाय कोई नहीं। श्रेष्ठा एकदम से बोली, लेकिन प्रिंसेस प्रण्या इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही आव्या बिना कुछ बोले भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश भी आव्या के पीछे चला गया। सब लोग उन्हें देखने लगे। सौरभ आव्या को ऐसे जाते हुए देखकर बोला,
प्रिंसेस किसी को भी भूल नहीं सकती। उस हादसे ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए सौरभ उन दर्द से शुरुआत करते पलों में खो सा गया। फ्लैशबैक। फोटोशूट खत्म करते ही प्रियांश प्रज्ञा को गोद में लेकर बोला, गुड़िया आपको याद है ना कि हम स्पेशल गिफ्ट लेने जाना है। प्रज्ञा दूर खड़े अभियान को देखकर बोलती है, हाँ पापा, मुझे साजन के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना है। प्रियांश प्रज्ञा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर उसे लेकर जाने लगता है। अनन्या भी उसके पीछे चली जाती है। प्रियांश प्रज्ञा को कार में बिठाता है, फिर खुद बैठने वाला होता है कि अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर रोक लेती है। प्रियांश पीछे मुड़कर अनन्या को कंफ्यूज्ड होकर देखता है। अनन्या थोड़ा परेशान होकर बोली, प्लीज़ मत जाइए ना, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अनन्या की ऐसी बात को सुनकर प्रियांश अनन्या के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, ऐसा क्यों बोल रही हो अनन्या? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड़िया को मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो मुंह फैलाए बैठ जाएगी और मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, हम कुछ देर में लौट कर आ जाएंगे। अनन्या आंखों में नमी लिए बोली, प्लीज़ मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं आपको खो। अनन्या ने बस इतना ही कहा था कि प्रियांश अनन्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। अनन्या कसकर प्रियांश की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। कुछ 10 मिनट की किस के बाद प्रियांश अनन्या के होठों को छोड़ता है, फिर उसके माथे पर किस करके उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, हम तुरंत आ जाएंगे, ओके। अनन्या बेचैन सी प्रियांश की आंखों में देखती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। प्रियांश अनन्या के गाल पर किस करके बोला, आई लव यू, फिर पीछे होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रज्ञा अनन्या को देखते हुए बोली, बाय मम्मा। अनन्या प्रज्ञा की खुशी में अपनी बेचैनी को छुपाए मुस्कुराते हुए बाय बोली। प्रियांश अनन्या की आंखों में देखकर कुछ इशारा करता है तो अनन्या बस हाँ में सिर हिलाती है। प्रियांश ये देखते ही कार स्टार्ट करता है और कार सिंघानिया विला से निकल जाती है। अनन्या जाती कार को देखती रही। इधर आव्या आदित्य को जिद करते हुए बोली, डैडा मैंने कहा था ना कि मुझे चाहिए, मुझे मेरी जैसी बड़ी सी रैबिट चाहिए। आपने प्रॉमिस भी किया था कि आप मेरे बर्थडे पर लाकर देंगे। बोलते हुए आव्या आदित्य को मासूमियत से देखने लगी। आदित्य आव्या के मासूम से चेहरे को देखकर बोला, मेरी रैबिट को मैं कोई प्रॉमिस करूं और भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो। बोलते ही आदित्य आव्या का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी ध्रुव भी पीछे जाते हुए बोला, चलो मुझे भी कुछ लेना है। गार्डन में रोहान की गोद में स्वर्णा थी और रोहान ने स्वरा की कमर पर हाथ रखे करीब कर रखा था। स्वर्णा दोनों को देखते हुए बोली, अब नाराज़गी खत्म कर लो मम्मी डैडू। स्वरा तुरंत रोहान से नज़रें हटा लेती है तो स्वर्णा उसके चेहरे को रोहान की तरफ कर देती है। स्वरा स्वर्णा को देखकर चिढ़ते हुए बोली, अर्ना स्टॉप इट, मुझे तुम्हारे डैडू से कोई बात नहीं करनी, इसने मुझे सबके सामने मोटी कहा। रोहान स्वरा को प्यार से देखते हुए बोला, अर्ना अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मा को मनाता हूँ। स्वर्णा जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। तभी उसे आदित्य के साथ आव्या को बाहर जाते दिखती है। स्वर्णा जल्दी से बोली, डैडू मुझे छोड़िए, मुझे दी के पास जाना है। रोहान की नज़र आदित्य और आव्या पर जाती है तो वो स्वर्णा को छोड़ देता है। स्वर्णा भागते हुए आव्या के पास चली जाती है। स्वर्णा के जाते ही स्वरा जाने लगती है। तभी रोहान स्वरा के हाथ को पकड़कर खींच लेता है। स्वरा अपने पेट पर हाथ रख के बोली, मिस्टर हैंडसम, ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है ना। उसके इतना बोलते ही रोहान स्वरा के पेट पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है सोना, तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो और तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि इसका कारण मैं हूँ। बोलते ही स्वरा के गाल पर किस करता है। स्वरा कुछ पल रोहान को घूरती है, फिर शर्माते हुए उसके सीने में छिपकर बोली, इस बार सुहान आएगा, हम घर में ये कब बताएंगे। रोहान स्वरा के बालों को सहलाते हुए बोला, आज ही। वहीं उधर काव्या कार की तरफ बढ़ते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य कार के अंदर से काव्या को देखा। काव्या कार के पास आकर बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। आदित्य काव्या को देखता है जो रोने जैसी सूरत बनाकर खड़ी थी। आदित्य उसे ऐसे देखकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद पागल हो जाऊंगा वाइफी, हम मॉल जा रहे हैं, चलना है तो चलो। काव्या कार का दरवाज़ा खोल जैसे ही बैठने को होती है, पीछे से प्रीत बुलाती है, काव्या। काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो प्रीत बोली, माँ बुला रही है। जैसे ही काव्या ये सुनती है, रोनी सूरत बनाकर आदित्य को देखती है, फिर बोलती है, मिस्टर हस्बैंड मुझे भी जाना है आपके साथ। उसे ऐसे देखकर ध्रुव हंसते हुए बोला, आदित्य तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा काव्या, हम लोग आधे घंटे में लौट कर आ जाएंगे। काव्या ध्रुव को घूरते हुए बोल पड़ी, मिस्टर हीरो आप बिल्कुल चुप रहिए, वरना मैं श्रेष्ठा को बता दूंगी कि आप एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे।
काव्या की बात सुनकर ध्रुव मुंह खोले काव्या को देखता है, फिर बोला, मैंने कब किया? देखो काव्या, ये गलत है, तुम मुझे फंसा रही हो। काव्या उसे नज़रअंदाज करके अब आदित्य को देखती है, जो काव्या की क्यूट क्यूट बनते फेस एक्सप्रेशंस को देख रहा था। काव्या आदित्य की आंखों में देखती है, तभी फिर से प्रीत की आवाज़ आती है, काव्या जल्दी आओ, माँ बुला रही है। काव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के माथे पर किस करके बोला, हम जल्दी आ जाएंगे वाइफी। काव्या हाँ में सिर हिलाए आदित्य के गाल पर किस करके भाग जाती है। आदित्य काव्या को देखता रहता है। काव्या पीछे मुड़कर फ्लाइंग किस देते हुए बोली, मैं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आइएगा। काव्या की हरकत से ना चाहते हुए भी आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं आव्या दोनों को देखते हुए बोली, डैडा मुझे भी आपके जैसा हस्बैंड चाहिए। आदित्य मुड़कर आव्या को देखने लगा, जो ये बोलते हुए बहुत खुश नज़र आ रही थी। आव्या आदित्य के चेहरे को छूते हुए बोली, आप मम्मा से कितना प्यार करते हैं ना डैडा, मुझे भी बिल्कुल आप जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तभी ध्रुव बीच में ही बोल पड़ा, मुझ में क्या खराबी है भाई, मैं भी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर ध्रुव को देखती है। उसके चेहरे को देखते ही ध्रुव समझ जाता है कि आव्या को उसकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। आव्या आदित्य के गले लगकर बोली, माई डैडा इज़ द बेस्ट हस्बैंड। आदित्य ये सुनकर मुस्कुराते हुए आव्या के माथे पर किस करता है और बोलता है, थैंक यू रैबिट। ध्रुव दोनों को देख चिढ़ते हुए बोला, बस करो, अपना बाप बेटी का प्यार दिखाकर मुझे चिढ़ाना। मेरी बेटी होती तो वो भी मुझे बेस्ट मानती। अब चलो जल्दी, हमें जल्दी वापस भी आना है। ध्रुव मायूस होकर अब खिड़की से बाहर देखने लगा। ध्रुव को मायूस देखकर स्वर्णा जो उसकी गोद में थी वो उसे देखने लगी। आव्या भी ध्रुव को देखती है, फिर उसके गले लगकर बोली, आप भी तो मेरे डैड हैं, एंड मेरे डैड जैसा कोई नहीं हो सकता, सो मुझे डैडा और डैड दोनों का मिक्स हस्बैंड चाहिए। फ्लैशबैक कंटिन्यू। आदित्य, ध्रुव और आव्या और स्वर्णा शॉपिंग पूरी करके आ रहे होते हैं, तभी ध्रुव को वीडियो कॉल आता है। ध्रुव अननोन नंबर को देख कॉल रिसीव करके उस इंसान को देखने लगता है। जैसे ही ध्रुव उसे देखता है तो एकाएक हैरान रह जाता है। ध्रुव को ऐसे हैरानी में देख वीडियो कॉल में स्थित रुद्रांश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ ध्रुव, मरे हुए इंसान को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ध्रुव के साथ आदित्य और आव्या ये सुनकर देखने लगे। स्वर्णा इस वक्त सोई हुई थी। रुद्रांश को देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। ध्रुव तो इतना ज़्यादा हैरान था कि उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रुद्रांश उसे बिल्कुल चुप देखकर गहरी मुस्कान के साथ बोलता है, पता है मैंने तुझे आज कॉल क्यों किया? क्योंकि मैं तुझे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था। जस्ट गुड बॉय। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो आदित्य सिंघानिया और जो भी तुम्हारे साथ है सिंघानिया विला के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान जाएगी। आज तुम सबकी मौत आई है, जन्मदिन नहीं, आज उस घर में मरण दिन मनाया जाएगा। इतना बोलते ही रुद्रांश हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, स्पेशल चॉकलेट केक। वही स्पेशल चॉकलेट केक बनेगा सबके मौत की वजह, क्योंकि वो खुशियाँ मनाने वाला केक नहीं, बर्बादी करने वाला बारूद है। बस कुछ मिनट, फिर बूम। बोलते ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है। ये सुनते ही आदित्य ड्राइवर को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ड्राइव फास्ट। रुद्रांश अपने हाथों को हिलाए कहता है, गुड बाय। उसके बाद ही कॉल कट हो जाता है। आदित्य के चेहरे पर एक डर का शिकन था। वो बस जल्द से जल्द विला पहुंचना चाहता था। वो कुछ सोचते हुए जल्दी से रॉकी को कॉल करता है, पर रॉकी कॉल रिसीव करता और कहता है, यस बॉस, आपका अंदाज़ा सही निकला, वो रुद्रांश जिंदा है। उसे दर्द शेखावत ने बचाया और अब दर्द शेखावत की मौत हो गई, जिसकी वजह ध्रुव को समझकर उसका बाप किंग देवेश शेखावत ध्रुव पर हमला करने वाला है। हम रिटर्न आ रहे हैं बॉस। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद रॉकी, माया और रॉनी जो वीर के घर जा रहे थे, वो वापस लौट कर आने के लिए मुड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने भी अभी ही ये खबर मिली थी। वहीं आदित्य ड्राइवर को और फास्ट चलाने का बोलते हुए काव्या को कॉल कर रहा था। काव्या उधर किचन में सबके साथ श्रेष्ठा, प्रीत, सपना, सरा, रुखसार, रूहानी और रुमानी बैठी थी और मेहमानों के लिए मिठाइयाँ पैक कर रही थी। सभी बात करते हुए पैकिंग कर ही रहे थे कि काव्या का फ़ोन रिंग होता है। काव्या आदित्य का कॉल देखकर जल्दी से रिसीव करके कान पर रखती है। काव्या कुछ भी बोलती उससे पहले ही आदित्य हड़बड़ाते हुए कहता है, वाइफी विला से। उसने इतना बोलते ही उधर गन चलने की आवाज़ गूंज पड़ती है, साथ ही स्वर्णा के रोने की आवाज़ आती है। काव्या ये सुनकर परेशान होकर अपनी जगह से उठती है और किचन से बाहर जाती है। वो फ़ोन पर डरते हुए, हेलो मिस्टर हस्बैंड, आप ठीक हैं? हेलो। काव्या बोल तो रही थी पर उसे उधर से कोई जवाब नहीं देता। श्रेष्ठा भी काव्या को परेशान देखकर किचन से निकलकर उससे पूछती है,
क्या हुआ काव्या? काव्या के डर से पसीने आने लगते हैं। वो कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हस्बैंड मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। बोलते ही काव्या भागते हुए निकल जाती है। श्रेष्ठा भी उसके पीछे भागते हुए जाती है। अव्यान काव्या को परेशान देखकर उसके पीछे जाता है और उसके पीछे ध्रुवंश। बाहर पहुंचते ही काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठती है, श्रेष्ठा उसके बगल वाली सीट पर। अव्यान और ध्रुवंश को देख श्रेष्ठा जल्दी से कहती है, तुम दोनों विला में रहो, हम लोग आ रहे हैं बस। अव्यान जल्दी से कार में बिना कुछ बोले बैठ जाता है तो ध्रुवंश कहता है, मॉम मैं भी आऊँगा। श्रेष्ठा मना करती है पर ध्रुवंश जिद करता है तो काव्या जल्दी से कहती है, हाँ ठीक है बैठो। ध्रुवंश जैसे ही कार में बैठता है काव्या बहुत तेज़ रफ्तार में कार चलाती है। उधर आदित्य की कार पर फायरिंग हो रही होती है। तभी आदित्य के बॉडीगार्ड्स भी आने लगते हैं और उन सब पर फायरिंग करते हैं। रॉकी भी पहुंच चुका था। वो कार से निकल माया को विला की तरफ भेज देता है। रॉकी फायरिंग करते हुए आदित्य की कार में आ जाता है। आदित्य परेशान होकर अपने फ़ोन को खोजने में लगा था क्योंकि अचानक फायरिंग और कार रुकने से उसका फ़ोन हाथ से छूट चुका था। ध्रुव आदित्य के बॉडीगार्ड को मरता देखकर कहता है, आदित्य मुझे लगता है काम ऐसे नहीं बनेगा। एक काम करो तुम सब जाओ, क्योंकि किंग को मैं चाहिए हूँ, मैं हूँ इसीलिए अटैक हो रहा है। आदित्य ध्रुव के ऐसे बोलते ही उस पर चिल्लाता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, वो तुम्हें मार देगा। आदित्य के चिल्लाने पर ध्रुव भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो मार दे, मैं अकेला रहूँगा तो सिर्फ मैं मरूंगा, और अगर तुम लोग रहे तो हम सब मरेंगे। आदित्य तुम काव्या के बारे में सोचो, विला कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी फैमिली है वहाँ हमारी। क्या तुम चाहते हो कि सब मर जाएं? जाओ और बचाओ उन्हें, मैं यहाँ देख लूँगा। काव्या और फैमिली का जिक्र होते ही आदित्य रॉकी को देखकर बोलता है, तुम ध्रुव के साथ रहो और कुछ भी हो तो ध्रुव को कुछ होने मत देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदित्य के बोलने पर रॉकी हाँ में सिर हिलाता है तो वहीं ध्रुव आदित्य को एकटक देखने लगता है। ध्रुव के मुंह से एकाएक निकलता है, तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है। आदित्य ये सुनकर ध्रुव को देखता है तभी उसके सामने एक कार रुकती है। ध्रुव कार को देखकर अपनी गन निकालता है और खुद को बचाने के लिए फायरिंग करते हुए कार में बैठ जाता है। रॉकी भी उसके पास बैठ जाता है। आदित्य ड्राइवर को साइड होने का बोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर बहुत तेज़ रफ्तार में चलाकर वहाँ से निकल जाता है। स्वर्णा डर से रो रही थी और आव्या हल्का कांप रही थी, पर फिर भी वो स्वर्णा को अपने सीने में छिपा कर रखे हुए थी। इधर काव्या की कार चल ही रही थी तभी उन पर हमला भी होने लगता है। ये रुद्रांश के आदमी थे जो इन पर हमला कर रहे थे। माया इसी वक्त वहां पहुंच जाती है। काफ़ी देर फायरिंग के बाद उस पर भी गोली चल जाती है। ये देखकर काव्या निकल जाती है। उस पर हमला होता उससे पहले ही दर्श उन सब पर अटैक करता है। विक्रम ड्राइव कर रहा था और दर्श कार के अंदर से फायरिंग कर रहा था। इस दौरान वो उन सबको मार गिराता है और जल्दी से निकलकर काव्या की कार की ओर बढ़कर सबको अपनी कार में बिठाता है। रोनी माया के पास जाने को होता है पर माया उससे चिल्लाकर कहती है, यहाँ से जाओ रोनी, गो। रोनी की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर दर्श उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाता है। दर्श माया को भी लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी फिर एक बार रुद्रांश के आदमी आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी माया को छोड़ देता है। माया भी उन सबको जाने के लिए कहती है। इसी बीच फिर एक बार माया पर गोली चला दी जाती है जिस वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। सभी बच्चे अभी 6 साल के थे और ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहे थे। विक्रम कार चलाते हुए वहां से निकल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को कॉल करके स्पीकर पर रखती है। ध्रुव के बदले उधर से काली कॉल रिसीव करता है। रॉकी किसी तरह से ध्रुव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था पर इसी दौरान वो मौत का शिकार हो जाता है। रॉकी पर हमला होते ही ध्रुव बाहर आता है। ध्रुव सबको मार गिरा रहा था तभी पीछे से उस पर कोई वार करता है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं होता। ये काली था जिसे उसने इतने सालों तक अपने काम पर रखा था। काली फ़ोन पर श्रेष्ठा से बोलता है, मैम मैं बॉस को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते ही वो कॉल कट करता है और एक बार फिर से ध्रुव के सिर पर मारता है जिससे ध्रुव ज़मीन पर गिर जाता है। इधर आदित्य की कार विला के बाहर रुक जाती है। अब तक विला सही सलामत था। वो दौड़कर जा ही रहा था तभी विला ब्लास्ट हो जाता है। आदित्य के कदम एक पल के लिए ठहर जाते हैं। सौरभ जो हॉस्पिटल में था वो भी अभी पहुंचता है। ब्लास्ट होता देख सौरभ को तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल चीरकर किसी ने निकाल लिया हो। वहीं आदित्य एकदम चीख उठता है, वाइफी। बोलते ही वो आगे बढ़ने को होता है पर सौरभ जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। आदित्य खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, वाइफी अंदर है, छोड़ो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। सौरभ एकदम कसकर आदित्य के सीने को पकड़कर रखे हुए था और उसके कान के पास चिल्ला रहा था, आदि संभाल खुद को, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए सौरभ के आंसू बह रहे थे।
वो आदित्य आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, पर सौरभ भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आव्या भी बाहर निकलकर एकटक जलते हुए विला को देख रही थी। स्वर्णा तो बेहोश हो चुकी थी। इसी के साथ सिंघानिया विला एक खंडर में तब्दील हुआ और सिंघानिया परिवार पूरी तरह से बिखर गया। फ्लैशबैक एंड। श्रेष्ठा और सौरभ दोनों ही इन दर्द के पलों को याद करके दर्द में जी रहे थे। तभी उन्हें होश आता है कि वो सारी बीती हुई दर्दनाक घटना है जो दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती। श्रेष्ठा सौरभ और दर्श को देखते हुए कहती है, मैं सहस्त्रा को देखकर आती हूँ। बोलते ही वो अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा बालकनी में दीवार से सटकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसे आव्या के हर एक शब्द कान में सुनाई दे रहे थे, जिससे उसके आंसू गालों पर बहते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा दुख उसे आव्या का अव्यान को डिवोर्स देना बोलकर दर्द दे रहा था। सहस्त्रा आंसू बहा ही रही थी, तभी उसे एक आवाज़ कमरे के अंदर आते हुए आती है, भाभी। आवाज़ सुनते ही सहस्त्रा अपनी आंखें खोल जल्दी से आंसुओं को पोंछ लेती है। ध्रुवंश सहस्त्रा को कमरे में ना पाकर बैल्कनी की ओर बढ़ता है। बैल्कनी में जाकर देखता है तो सहस्त्रा रेलिंग को पकड़े खड़ी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास जाकर खड़ा होकर बुलाता है, भाभी। सहस्त्रा ध्रुवंश की ओर मुड़ जाती है। वो अब नॉर्मल थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, भाभी आप ठीक हैं? सहस्त्रा हाँ में सिर हिला देती है। सहस्त्रा को बहुत गौर से देखते हुए ध्रुवंश बोलता है, भाभी आप प्लीज़ ट्यूलिप की बातों का बुरा मत मानिए। वो पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। देखना वो खुद आकर आपको भाभी बोलेगी और बात भी करेगी। ध्रुवंश के बोलने पर सहस्त्रा अपने अंदर के दुख को छुपाकर मुस्कुरा देती है। अगर सहस्त्रा चाहे तो ये रिश्ता तोड़कर जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा करके अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। श्रेष्ठा दरवाजे पर खड़ी दोनों को देखती है। ध्रुवंश का सहस्त्रा को इतना अच्छे से हैंडल करना देखकर वो कदम पीछे कर वापस नीचे चली जाती है। ध्रुवंश घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, चलिए भाभी नाश्ता करने चलते हैं। बोलते ही वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी सहस्त्रा कहती है, अगर हमारी वजह से उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो? इतने वक्त बाद आप लोग मिले हैं, कहीं मुझे देखकर उन्होंने साथ नाश्ता करने से मना कर दिया तो? हमें लगता है हमें कमरे में ही नाश्ता करना चाहिए, आप जाइए। बोलते ही सहस्त्रा सिर झुका लेती है। ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है, फिर एकदम से उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, भाभी आपकी ननंद नकचड़ी नहीं है और ना ही घमंडी। आप बेकार में ही इतना सोच रही हैं। अब चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा को जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वो ध्रुवंश को मना भी नहीं कर पा रही थी। नीचे जाकर सहस्त्रा देखती है तो आव्या श्रेष्ठा का साथ देते हुए नाश्ता सर्व कर रही थी। वो चेयर पर देखती है विक्रम, सौरभ, दर्श, अव्यान और रोनी बैठे थे। अव्यान की पीठ सहस्त्रा की तरफ थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को ले जाकर अव्यान के पास बैठने का इशारा करते हुए बोलता है, बैठिए भाभी। सहस्त्रा एक नज़र चेयर को देखती है, फिर अव्यान को। अव्यान टैब पर कुछ देख रहा था। सहस्त्रा अब सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा बैठते हुए कहती है, बैठो सब। अब खड़े रहकर ही खाने का इरादा है क्या? आव्या श्रेष्ठा के बगल में बैठ जाती है और ध्रुवंश भी आव्या के पास जाकर बैठ जाता है। सहस्त्रा भी अव्यान के पास बैठ जाती है। सहस्त्रा आव्या को देखने लगती है तो अब ध्रुवंश से बात कर रही थी। उसका ध्यान सहस्त्रा की तरफ बिल्कुल नहीं था। ये देखकर सहस्त्रा अब सिर झुकाए नाश्ता करने लगती है। ध्रुवंश आव्या से बात करते हुए अव्यान और सहस्त्रा को देखने लगता है, फिर उसे कुछ सोचता है तो वो एकदम से बोलता है, ब्रो अब शादी तो हो गई, क्यों ना आप भाभी को हनीमून पर लेकर जाओ? वैसे भी हनीमून सुनते ही सहस्त्रा के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। अव्यान बिना रिएक्शन दिए पानी का ग्लास सहस्त्रा की तरफ खसका देता है। सहस्त्रा खांसते हुए अव्यान को देखती है, फिर पानी उठाकर पीने लगती है। ध्रुवंश दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आव्या की नज़र भी अव्यान और सहस्त्रा पर चली जाती है। आव्या कुछ देर तक सहस्त्रा को देखती है, फिर खाने लगती है। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर शांति छा जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ अपने फ़ोन को देखते हुए बोलता है, प्रिंसेस, गोवा के हॉस्पिटल का क्या करें? तुमने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी ना? श्रेष्ठा और ध्रुवंश की नज़र आव्या पर जाती है। आव्या कुछ बोलती कि ध्रुवंश बीच में परेशान होकर कहता है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मतलब? ट्यूलिप, क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी? आव्या मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के गाल को खींचते हुए कहती है, ओ मेरे नन्ना मुन्ना बच्चा, आई एम अ डॉक्टर। बोलते ही वो ध्रुवंश का गाल छोड़ देती है। आव्या की हरकत पर श्रेष्ठा हंसने लगती है तो वहीं ध्रुवंश अपने गाल को सहलाते हुए मुंह बनाकर कहता है, मैं भी कोई नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं हूँ, आई एम अ माफिया किंग, और हाँ मैं तुमसे बस 20 मिनट छोटा हूँ।
आव्या खाते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है अंश, और चाचू, मैंने वहाँ से आज सुबह ही परमानेंट छुट्टी का बोल दिया है। मैं इधर ही कहीं जॉब कर लूँगी। बोलते हुए आव्या सौरभ को देख रही थी। सौरभ हाँ में सिर हिलाता है। तभी ध्रुवंश बोलता है, खोजने की क्या ज़रूरत है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, ब्रो ने मम्मा के नाम पर बनाया है, तुम वहीं कर लो। जैसे ही आव्या ये सुनती है उसकी नज़र अव्यान पर ठहर जाती है, क्योंकि ये सपना आव्या का था कि वो डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल काव्या के नाम पर खोलेगी, जिसे अव्यान ने पूरा कर दिया था। आव्या अपनी जगह से उठती है और अव्यान को पीछे से हक करके कहती है, आई लव यू भाई। अव्यान इस पर ज़्यादा कुछ रिएक्ट ना करके रोनी को देखता है। रोनी अव्यान की आंखों को देखते ही किसी को कॉल करके कहता है, हॉस्पिटल में केबिन रेडी करो। आव्या रोनी की आवाज़ सुन उसे देखती है, फिर अव्यान को छोड़कर खड़ी होती है और रोनी को गौर से देखते हुए कहती है, तुम रोनी हो ना, रॉकी अंकल और माया आंटी के बेटे? आव्या सबसे मिली थी लेकिन रोनी से नहीं। रोनी बेख्याली में बस हाँ में सिर हिला देता है तो आव्या उसकी ओर बढ़कर उसके भी गले लग जाती है। अव्यान शांत सा बैठा आव्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। आज भी आव्या बचपन की ही तरह खाते समय इधर से उधर फुदकती रहती है। बचपन की आदत अब तक आव्या में है, ये बात सभी नोटिस कर रहे थे। सहस्त्रा सभी फैमिली को बहुत ध्यान से देख रही थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए मन ही मन कहता है, कल ही मुझे डैड को वहाँ से छुड़ाना है, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। कहीं इस बात से आप मुझे गलत ना समझ बैठे, ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं। सोचते हुए ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े विला जिसमें टाइगर की बहुत सारी स्टैच्यू बने थे। वहाँ टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ से विला गूंज रहा था। रुद्र सोफे पर बैठा टाइगर के सिर को सहला रहा था। वहीं रुद्रांश गुस्से से रुद्र को देख रहा था। रुद्रांश एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैंने बस एक ही सपना देखा कि तुम माफिया किंग बनोगे, लेकिन तुमने एक झटके में मेरा सपना चूर चूर कर दिया। रुद्र टाइगर के एक पैर को देखते हुए उसके नाखूनों को हाथ से टच करने लगता है जो बहुत धार थी। वहीं टाइगर अपने सिर को इधर से उधर हिला रहा था। रुद्रांश रुद्र को अपनी तरफ ध्यान न देता देखकर सोफे से उठकर गुस्से से बोलता है, टाइगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर कंडीशन ही क्या दिया था उस किंग ने? बस यही कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी थी। शादी कर लेते और किंग बनने के बाद छोड़ देते, क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा? उसके इतना बोलते ही रुद्र अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, आई डोंट लाइक टू टच गर्ल्स। बोलते ही वो रुद्रांश को देखता है, फिर खड़ा होकर उसके पास जाता है। रुद्र के जाते ही टाइगर ज़मीन पर बैठ जाता है। रुद्र अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है तो रुद्रांश कन्फ्यूज्ड होकर रुद्र को देखता है। अचानक रुद्र रुद्रांश को धक्का देता है, जिसके लिए रुद्रांश बिल्कुल भी रेडी नहीं था। रुद्रांश सोफे पर गिर जाता है। रुद्र तुरंत चाकू उठाकर अपना पैर सोफे पर रखता है। रुद्रांश के ऊपर झुककर उसकी गर्दन पर चाकू रखता है। चाकू की धार को देखकर रुद्रांश रुद्र से कहता है, ये क्या कर रहे हो टाइगर, चाकू हटाओ। बोलते ही रुद्रांश को अपनी गर्दन पर चाकू घुसते हुए महसूस होता है, जिससे वो डर से रुद्र की आंखों में देखने लगता है। रुद्र की सर्द नज़रें रुद्रांश की गर्दन पर थी। रुद्र सिर टेढ़ा करके रुद्रांश की गर्दन को देखता है, जिसमें से हल्का खून निकल रहा था। रुद्र उसे देखकर कहता है, आई डोंट लाइक समवंस लाउड वॉइस, यू नो, बट फिर भी। रुद्रांश पीछे होने की कोशिश करते हुए कहता है, आई एम योर डैड। रुद्र रुद्रांश की गर्दन पर चाकू और घुसाते हुए कहता है, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो करने का मन करेगा मैं वही करूँगा। अगली बार से मुझे ऑर्डर दिया तो। बोलते ही वो रुद्रांश की गर्दन को देखता है, फिर चाकू को हटाकर चाकू को देखता है जो अब खून से सना हुआ था। रुद्रांश अपनी गर्दन पर हाथ रखता है, फिर अपने हाथ को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है। रुद्र सोफे पर बैठकर बिना भाव के कहता है, रिलैक्स डैड, इतने से कट से कोई नहीं मरता। बोलते ही वो चाकू के खून को अपने हाथ से घसता है। टाइगर उठकर रुद्र के हाथ में लगे खून को चाटता है। रुद्र रुद्रांश को देखता है, तभी दो डॉक्टर आकर रुद्रांश की गर्दन को देखते हैं। रुद्रांश की नज़र अब रुद्र पर थी। रुद्र डॉक्टर को देखकर कहता है, डैड को दर्द हुआ तो तुम लोगों की लाश नहीं मिलेगी। ये सुनकर दोनों डॉक्टर डर से अपना हाथ अपनी जगह पर ही रोक लेते हैं। रुद्र सोफे से उठता है और सीटी बजाते हुए ऊपर जाने लगता है। उसके पीछे उसका टाइगर भी चला जाता है तो वहीं रुद्रांश बस रुद्र को देखता रह जाता है। आधी रात का वक्त था। सहस्त्रा प्यास लगने की वजह से उठ जाती है। वो कमरे के बेड को देखती है जो बिल्कुल खाली था। ये कोई नई बात नहीं थी, सहस्त्रा हमेशा ही अकेला सोया करती थी।
अव्यान तो कभी कमरे में आता ही नहीं, बस उसे कोई फाइल या कपड़े लेने आता था। सहस्त्रा कमरे को चारों ओर से देखने के बाद साइड टेबल पर देखती है जिस पर पानी का जग खाली था। सहस्त्रा ये देखकर बेड से उठती है, फिर जग लेकर कमरे का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखकर डर सी जाती है, क्योंकि इस वक्त पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे प्यास भी लगी थी और डर भी रही थी। सहस्त्रा को अंधेरे से डरने की बीमारी थी जिसका इलाज उसने कराने की कोशिश की थी, पर उसका डर कभी खत्म ही नहीं हुआ था। प्यास की वजह से सहस्त्रा ना चाहते हुए भी डर को काबू में करके फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते जा रही थी उसका डर बढ़ता जा रहा था और डर से उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। सहस्त्रा हॉल के स्विच में पहुंचते ही तुरंत सारी लाइट्स ऑन करती है। लाइट देखते ही सहस्त्रा राहत की सांस लेती है, फिर किचन में जाकर लाइट ऑन करके फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। पानी पीकर वो जग में पानी भरती है, फिर आगे बढ़ने लगती है। उसने बस 2 कदम ही बढ़ाए थे तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। सहस्त्रा डरकर अपने नाइट सूट को कसकर पकड़ लेती है। पानी पीते वक्त फ़ोन भी उसने टेबल पर रख दिया था, जिस वजह से वो फ्लैश लाइट तक जला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन नहीं था। सहस्त्रा के चारों ओर देख डर से सिसकी निकल जाती है। सहस्त्रा अपनी आंखें बंद करती है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। सहस्त्रा अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है। अब भी उसकी आंखें बंद थीं। जब उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता वो धीरे से आंखें खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। सहस्त्रा डर से वहीं बेहोश हो जाती है। चीख सुनकर अव्यान, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, फिर सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखता है। फिर कुछ सोचते हुए उठकर बाहर चला जाता है। अव्यान हॉल में आकर लाइट जलाता है और चारों ओर देखता है। जब उसे वहां कोई नहीं दिखता तो अव्यान कुछ सोचते हुए किचन की ओर बढ़ जाता है। किचन में फर्श पर सहस्त्रा को बेहोश देखकर अव्यान जल्दी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। अव्यान अब सहस्त्रा को लेकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में ले जाकर अव्यान सहस्त्रा को अच्छे से लिटाता है। सहस्त्रा के पसीने से भरे चेहरे को देख वो रुमाल से उसके चेहरे को पोंछ देता है, जिसका होश बेहोश पड़ी सहस्त्रा को बिल्कुल भी नहीं था। अव्यान कुछ देर तक सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है।